तो अमालगमेशन से जो क्वेश्चन आने की उम्मीद है, आपको पता है कि देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो AS14 से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर AS14 से क्वेश्चन पूछेगा तो एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, तो आपसे नॉर्मली पीसी से ही पूछा जाता है। सिर्फ पीसी कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछेगा कि पीसी कितना होगा। और अगर थ्योरी में पूछता है तो जनरली जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है कि कंडीशन फॉर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। तो वो जो 5 कंडीशन होती हैं, वो 5 कंडीशन थ्योरी से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक तो AS14 से क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है। तो 14 से अगर क्वेश्चन आया तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और उसमें आपसे या तो पीसी का कैलकुलेशन पूछेगा या फिर थ्योरी का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें तो बड़ा क्वेश्चन ही आएगा, और वो तो मेरे ख्याल से 14 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। यानी जो 14 नंबर का अगर क्वेश्चन आया, तो बड़ा क्वेश्चन आया तो 14 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, या 10 नंबर का तो आ ही सकता है। अगर मैक्सिमम आया तो फिर 14 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो चलिए पहले तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, और फिर जो भी स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं हमारे, उनको हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अमालगमेशन का मतलब तो आपको पता ही है। देखिए, इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब क्या अमालगमेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है। कि मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज जब लिक्विडेट हो जाती हैं और उन दोनों कंपनीज के बिजनेस को कोई नई कंपनी टेक ओवर कर लेती है जो उन्हीं ने बनाई हुई है, उसको हम अमालगमेशन बोलते हैं। जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को टेक ओवर कर लेती है तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और जब एक कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है, फिर उसको लिक्विडेट कर दिया जाता है, और उस लिक्विडेटेड कंपनी के बिजनेस को कोई दूसरी कंपनी, आप ही की कोई नई कंपनी टेक ओवर कर लेती है। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये थ्योरी के पॉइंट है, इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। अच्छा, मेन हम आते हैं जरा पीसी से शुरू करते हैं, परचेज कंसिडरेशन से। तो परचेज कंसिडरेशन क्या होता है कि जब भी कोई परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के बिजनेस को परचेज करती है, तो परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को अमाउंट पे करती है। तो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को परचेजिंग कंपनी जो भी कुछ पे करती है उसको हम पीसी में इंक्लूड करते हैं। मतलब वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को, ये ध्यान रखने वाली बात क्या है, किसको, वेंडर कंपनी के किसको, शेयर होल्डर को। तो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को जो भी कुछ पे किया जाता है वो पीसी में आता है। शेयर होल्डर में क्या क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के साथ साथ प्रीफरेंस शेयर होल्डर भी होते हैं। मतलब शेयर होल्डर में प्रीफरेंस शेयर होल्डर भी होते हैं, शेयर होल्डर में इक्विटी शेयर भी होते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर भी होते हैं। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को आप क्या देते हो वो पीसी में आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को आप कुछ भी देते हो वो पीसी में आएगा। आप चाहे कैश दो, चाहे इक्विटी शेयर दो, चाहे प्रीफरेंस शेयर दो, चाहे डिवेंचर दो, कुछ भी दे दो शेयर होल्डर को, वो सब पीसी में आएगा। ठीक है। तो पीसी में देखिए, एज पर AS14 परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेबल बाय परचेजिंग कंपनी टू शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी। तो वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को कुछ भी दे दो। अच्छा, पीसी का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, बस दिया किसको जाना चाहिए, शेयर होल्डर को। किस फॉर्म में देंगे, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। शेयर के फॉर्म में हो सकता है, इक्विटी शेयर के फॉर्म में हो सकता है, प्रीफरेंस शेयर के फॉर्म में हो सकता है, डिवेंचर के फॉर्म में होता है, या आपने किसी और चीज को उठाकर दे दिया, आपने उनको कोई एसेट उठाकर दे दिया शेयर होल्डर को, वो भी पीसी में आएगा। ठीक है जी, ठीक है ना। ठीक है सर। चलिए, तो ये तो पीसी का मतलब हो गया। अब पीसी को कैलकुलेट करने के 2 मेथड बताए जाते हैं। एक तो होता है नेट पेमेंट मेथड, एक होता है नेट एसेट मेथड। पेमेंट मेथड में क्या होता है, आप जो भी कुछ दे रहे हो शेयर होल्डर को, उन सबका टोटल लगा लो, वो नेट पेमेंट मेथड है। मैंने शेयर होल्डर को इतने का कैश दिया, मैंने शेयर होल्डर को इतने का एसेट दिया, मैंने शेयर होल्डर को इतना शेयर्स दिया, उन सबका टोटल कर लो, तो क्या है वो, नेट पेमेंट मेथड है। अगर पेमेंट अवेलेबल नहीं है तो हम नेट एसेट मेथड लगाते हैं। नेट एसेट मेथड में क्या होता है, जब हम जो भी हम एसेट उठाकर ला रहे हैं उन सब की मार्केट वैल्यू देख लो, जो लायबिलिटी उठाकर ला रहे हैं उन सब की पेबल वैल्यू देख लो, और एसेट में से लायबिलिटी की पेबल वैल्यू माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो पीसी होगा। फिर उस पीसी को डिस्चार्ज किया जाता है किस किस में, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रीफरेंस शेयर होल्डर में। पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर का जो क्लेम है वो माइनस कर दो, जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा।
ठीक है। अब पीसी इक्विटी शेयर होल्डर को किस फॉर्म में दिया जाता है? अगर कुछ ना दिया हो तो हम मानकर चलते हैं कि इक्विटी शेयर ही दे देते हैं उनको, ठीक है। तो जो भी पीसी बचेगा वो उनको इक्विटी शेयर के फॉर्म में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। नेट पेमेंट मेथड में पीसी कैसे निकलता है? अंडर नेट पेमेंट मेथड पीसी इज कैलकुलेटेड एज अंडर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो जो उनको इक्विटी शेयर इशू करे वो, और जो उनको कैश पे किया वो। फिर पेमेंट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर, जो उनको प्रीफरेंस शेयर इशू करे वो, और जो उनको कैश पे किया। उसके बाद टोटल पीसी का कैलकुलेशन हो जाता है। समझे? अब यहां पर देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू इक्विटी शेयर होल्डर ओनली इक्विटी शेयर आर इशूड और टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर ओनली प्रीफरेंस शेयर आर इशूड। आप प्रीफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर भी दे सकते हो, कैश भी दे सकते हो, प्रीफरेंस शेयर भी दे सकते हो, या उनको डिवेंचर भी दे सकते हो। इसी तरीके से आप इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर भी दे सकते हो, प्रीफरेंस शेयर भी दे सकते हो, डिवेंचर भी दे सकते हो, कैश भी दे सकते हो। आप किसी को कुछ भी दे सकते हो। मतलब यह है, बस पेमेंट शेयर होल्डर को होना चाहिए। पेमेंट का फॉर्म कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल यहां पर देखिए है, मैं इसको यहां पर पढ़वा देता हूं। देखो, A Limited take over the business of B Limited and PC is discharged as under. A Limited issued 50,000 equity share of rupees 10 each, 40 per share to equity shareholder and 5 per share in cash. तो इक्विटी शेयर होल्डर को 50,000 इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं 40 रुपए के हिसाब से, और 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से कैश दिया जाएगा। ए लिमिटेड 2,000 प्रीफरेंस शेयर दे रही है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, और 15 रुपए पर शेयर इन कैश दिया जा रहा है। इक्विटी शेयर थे 80,000, प्रीफरेंस शेयर थे 5,000। आपको पीसी निकालना है। तो देखिए, मैंने यहां पर एक फॉर्मेट बना दिया है, निकाल दिया है। यहां पर देखिए, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, पेमेंट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर। तो देखो यहां पर इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया? 20 लाख के शेयर दिए और कैश दिया उनको 4 लाख का। कैसे? 50,000 शेयर दिए, 10 रुपए का शेयर था लेकिन 40 के हिसाब से, तो 50,000 इंटू 40, 20 लाख के उनको इक्विटी शेयर दे दिए। कैश उनको कितना दिया? 80,000 शेयर थे 5 रुपए के हिसाब से, 4 लाख का। फिर इसी तरीके से प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 2,000 शेयर 150 के हिसाब से, और कैश पेड 75,000। टोटल पीसी निकल कर आ गया। ठीक है, टोटल पीसी। अच्छा, उसके बाद नेट एसेट मेथड। देखो, नेट एसेट मेथड तब लगता है जब आप नेट पेमेंट मेथड ना लगा सको। कब लगेगा? या तो आपको पेमेंट गिवन ही ना हो, पेमेंट ही गिवन ना हो। लेकिन मान लीजिए आपको पेमेंट गिवन है लेकिन अधूरे गिवन है। आपसे बोल देगा इतने का शेयर, इतने का इक्विटी शेयर, इतने का प्रीफरेंस शेयर, इतने का डिवेंचर, बैलेंस कैश में दे दो। अब बैलेंस कैश में दे दो मतलब तो पहले पीसी तो पता हो ना, तभी बैलेंस निकालोगे। तो या तो पेमेंट गिवन ही ना होगा, आपसे कहेगा कि भाई पीसी इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर निकालो, तो वो नेट एसेट मेथड होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहां पर देखिए, नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड इज अप्लाइड ओनली व्हेन नेट पेमेंट मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। अंडर दिस मेथड पीसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जो भी वेंडर कंपनी की हम एसेट उठाकर लाए हैं उन सबको ले लीजिए, जो भी वेंडर कंपनी की लायबिलिटी लाए हैं उन सबकी पेबल वैल्यू देख लीजिए, जो बचेगा वो पीसी होगा। अगर एसेट की मार्केट वैल्यू और लायबिलिटी की पेबल वैल्यू गिवन नहीं है तो हम बुक वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। समझ गए? अच्छा, जब हम पीसी निकालते हैं नेट एसेट मेथड से तो गुडविल को भी हम कंसीडर करते हैं, और नई अगर गुडविल अवेलेबल है तो न्यू गुडविल को लेते हैं। अगर नई गुडविल अवेलेबल नहीं है तो फिर पुरानी गुडविल को ही कंसीडर कर लिया जाता है। अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ पीसी व्हेन कैलकुलेटेड एज पर नेट एसेट मेथड। तो जो पीसी निकल कर आया, जैसे मान लीजिए पीसी निकल कर आया नेट एसेट मेथड से 10 लाख रुपए। अब इस पीसी का डिस्चार्ज कैसे होगा? तो पहले तो आप दो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को। अब प्रीफरेंस शेयर होल्डर को अगर कितना दिया है ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर मान लीजिए गिवन नहीं है तो जितना उनका कैपिटल है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, उतने तक का पीसी तो उनको दे दिया जाएगा। मान लीजिए प्रीफरेंस कैपिटल है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए का पीसी उनको दे दिया जाएगा। किस फॉर्म में दिया जाएगा? हम मानकर चलेंगे भाई उनको प्रीफरेंस शेयर ही दे दिए 3 लाख के। अगर कुछ दिया नहीं है तो हमको बाकी जो 7 लाख बचेगा ये इक्विटी शेयर होल्डर को पीसी दे दिया जाएगा। अब सवाल उठता है, सर इक्विटी शेयर होल्डर को पीसी में क्या दिया जाएगा? अगर कुछ नहीं दिया हो तो हम मानकर चलेंगे इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। अब इक्विटी शेयर की अगर इशू प्राइस गिवन है परचेजिंग कंपनी का, तो इस 7 लाख को इशू प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर भी निकल कर आ जाएंगे कि हम उनको कितने शेयर देने वाले हैं। और अगर इशू प्राइस नहीं दे रखा तो जो पार वैल्यू है हम पार वैल्यू से ही इसको डिवाइड कर देंगे, तो पता चलेगा कि भैया 70,000 शेयर ऑफ ₹10 हमने वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को दे दिए। तो यहां पर पीसी का डिस्चार्ज कैसे होता है? व्हेन वी कैलकुलेट पीसी एज पर नेट एसेट मेथड, द डिस्चार्ज ऑफ पीसी विल बी एज अंडर। फर्स्ट, क्लेम ऑफ प्रीफरेंस शेयर होल्डर विल बी डिस्चार्ज विद द अमाउंट ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा, अगर कुछ नहीं दे रखा तब कैपिटल मानेंगे। अगर दे रखा है कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को इतना देंगे तो भाई उतना प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दे दो।
बाकी जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, बैलेंस पीसी विल बी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर विच विल बी डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी एंड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बाय परचेजिंग कंपनी विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर पीसी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ परचेजिंग कंपनी शेयर। तो ये डिस्चार्ज ऑफ पीसी हो गया नेट एसेट मेथड से। ठीक है जी, ठीक है सर। इसमें एक क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन यहां पर मैंने ले रखा है, इसका मैंने सॉल्यूशन आधा बनाया है, आधा यहां पर देख लेंगे। मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, बस वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो क्या है, एक बार जरा कैलकुलेशन भी हो जाएगी इसी बहाने। तो देखते हैं, देखिए फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ बी लिमिटेड। इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका 10 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है 3 लाख, मशीनरी है 10 लाख, बिल्डिंग है 6 लाख, स्टॉक है 2.5 लाख, डेटर्स हैं 150, डिवेंचर हैं 1 लाख के, क्रेडिटर्स हैं 150 के। ए लिमिटेड टेक ओवर बी लिमिटेड, असेट एंड लायबिलिटी ऑफ बी लिमिटेड आर टेकन ओवर एज अंडर। मशीनरी 30% अबव बुक वैल्यू, बिल्डिंग 120% ऑफ बुक वैल्यू, ठीक है, स्टॉक 20% लेस देन बुक वैल्यू, डेटर्स 90% ऑफ बुक वैल्यू, लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर लेना है, और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ए लिमिटेड का जो है वो 50 है, फेस वैल्यू 10 है। कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड हाउ कंसिडरेशन विल बी डिस्चार्ज। तो पहले तो पीसी निकाल लो। अब पीसी कैसे निकालोगे, देखो क्वेश्चन ने बोला है मशीनरी को लेना है 30% अबव बुक वैल्यू, तो मशीनरी अगर यहां पर ये है तो इसमें 30% ऐड कर दो, तो ये 13 लाख हो जाएगा। बिल्डिंग को कहते हैं 120% ऑफ बुक वैल्यू, तो इसको 120% से मल्टीप्लाई कर दो, या 20% सीधा ऐड कर दो। स्टॉक जो है उसे 20% कम वैल्यू पर लेना है, तो -20% कर दो स्टॉक में से, और डेटर्स 90% पर लेना है, तो या तो 90% से मल्टीप्लाई कर दो या -10% कर दो सीधा सीधा, और लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर लेना है। तो 13 लाख ये कितना होगा, ये 7,20,000 होगा, ये 20% कम करेंगे तो 2 लाख होगा, और ये 1,35,000 होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए पीसी कितना कितना होगा, 13 लाख रुपए इसका हो जाएगा, 7,20,000 इसका पीसी हो जाएगा, ये 7,20,000। उसके बाद स्टॉक कितना हो जाएगा, 2 लाख, डेटर्स कितने हो जाएंगे, 1,35,000, यह हो जाएगा आपका टोटल एसेट। तो बता सकते हो टोटल एसेट कितना आएगा, टोटल एसेट कितना आएगा। एक मिनट बेटा, मैं जरा कैलकुलेटर ले लूं, मेरे पास है नहीं, बस 1 मिनट। एक मिनट बस। हाँ जी, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 2,35,500। एक मिनट मैं देख लेता हूं, 2 लाख नहीं, 13 लाख प्लस 7,20,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,35,000, 23,55,000। इसमें से डिवेंचर माइनस करो, डिवेंचर कितने के हैं, 1 लाख और 1.5 लाख, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो 2.5 लाख टोटल माइनस हो जाएगा। तो आपका पीसी बचेगा 21,05,000, ये आपका पीसी हो गया 21,05,000।
अब इसका डिस्चार्ज कैसे होगा? तो देखो 21,05,000 टोटल पीसी। अब प्रीफरेंस शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा आपको पता नहीं है, तो बेटा जो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है उसी को माइनस कर दो। कितनी है प्रीफरेंस शेयर कैपिटल? 3 लाख की। तो ये माइनस कर दो, तो पीसी टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर तो बचेगा वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। कितना? 18,05,000। ये सारा का सारा पीसी इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। अब कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए जाएंगे वो देख लो। 18,05,000 डिवाइडेड बाई 50 रुपीज का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर भी आ जाएंगे डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ जाएंगे 36,100 शेयर। ये आपका पीसी का डिस्चार्ज हो गया। समझे? ये कौन सा मेथड था? नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड हो गया। ठीक है जी। चलिए अब कुछ कैलकुलेशन है क्वेश्चंस की। कैसे? कि मतलब डिफरेंट सिचुएशन में अगर हमको पीसी निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा। तो पहला सिचुएशन है कि भैया अगर स्वैप रेशो गिवन है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो देखो, ए लिमिटेड टेक ओवर बी लिमिटेड एंड परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज एज अंडर issued to equity shareholder of B Limited and B Limited 4 equity share for every 10 equity share in B Limited at 30 and 10 per share in cash. 4 preference share for every 7 preference share in B Limited at 20, 120 per share, face value 100 and rupees 20 per share in cash. Number of share in B Limited, equity है 1 लाख और ये है 14,000। तो देखिए यहां पर मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है कैसे पीसी कैलकुलेट होगा। तो पीसी टू इक्विटी शेयर होल्डर, पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड कैसे? 1 लाख इंटू 4/10, यानी पहले से शेयर कितने थे? 1 लाख। अब देखो 10 के बदले 4 शेयर दिए जा रहे हैं, तो 4/10 इसको बोलते हैं स्वैप रेशो। तो जिसके पास 10 शेयर थे उसको परचेजिंग कंपनी अपने 4 शेयर देगी। तो यहां पर 40,000 शेयर 10 रुपए का है, लेकिन 30 के हिसाब से कितना हो गया? 12 लाख। फिर एक शेयर पर कितना कैश दे रहे हैं? 10 रुपए पर शेयर कैश दे रहे हैं। तो परचेजिंग वेंडर कंपनी के 1 लाख शेयर थे, तो 1 लाख इंटू 10 लाख का पीसी हो गया। तो इक्विटी शेयर होल्डर को ये पीसी हो गया कितना? 22 लाख रुपए। अब आते हैं प्रीफरेंस को। प्रीफरेंस के पहले से शेयर थे 14,000। अब क्वेश्चन कहता है जिसके पास 7 थे उसको 4 दिए, तो यहां पर देख लो 14,000 इंटू 4/7 तो कितना हो गया? 8,000 शेयर ऑफ ₹100, 120 के हिसाब से, तो कितना हो गया? 9,60,000। और एक शेयर पर कितना कैश? 20 रुपए पर शेयर कैश। तो 14,000 शेयर थे, 20 रुपए के हिसाब से 2,80,000, टोटल पीसी हो गया 34,40,000। अच्छा, एक बात यहां पर और बताता चलूं, जब आप स्वैप रेशो को अप्लाई करोगे तो कभी कभी फ्रैक्शन आ सकता है। तो अगर फ्रैक्शन आया तो उस फ्रैक्शन को आप कैश में पे कर दोगे। तो फ्रैक्शन वाला यहां पर मैं क्वेश्चन कोई अब डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन बता देता हूं। मान लीजिए बाई चांस अगर कभी भी कोई फ्रैक्शन आ जाता है तो जितना भी फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन वाला पार्ट कैश में पे किया जाएगा, बाकी पूरे जो शेयर आएंगे उसे आपको शेयर इशू कर दोगे। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, अब देखिए अगर स्वैप रेशो गिवन नहीं है, जैसे यहां पर जो रेशो गिवन था 3:5 या 4:7, ये जो रेशो गिवन था, अगर ये रेशो गिवन नहीं है तो क्या करेंगे? तो बेटा मार्केट वैल्यू लेंगे दोनों कंपनी का, और वैल्यू ऑफ वेंडर कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी, इसको देखकर आपको स्वैप रेशो बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए परचेजिंग कंपनी का मार्केट वैल्यू है 100 रुपए और वेंडर कंपनी के शेयर का मार्केट वैल्यू है 50 रुपए, तो रेशो बनेगा 1/2, यानी 2 के बदले 1 शेयर देगी परचेजिंग कंपनी। आप देख लो, एक्सचेंज करके भी देख लो कि वेंडर कंपनी के 2 शेयर की वैल्यू परचेजिंग कंपनी के 1 शेयर के बराबर है। तो परचेजिंग कंपनी क्या करेगी? वेंडर कंपनी के 2 शेयर लेगी, उसको फाड़कर फेंक देगी, उनका सर्टिफिकेट वो तो खत्म हो जाएंगे शेयर, और उसके बदले उनके शेयर होल्डर को अपना 1 शेयर दे देगी। तो मार्केट वैल्यू ऑफ वेंडर कंपनी डिवाइडेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी। अच्छा, अगर मान लीजिए मार्केट वैल्यू दे रखी है, जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है 90 और 150, तो 90/150 तो 3:5 यानी 3/5। इसका मतलब यह हुआ कि परचेजिंग कंपनी 5 शेयर के बदले अपने 3 शेयर इशू करेगी। ठीक है? अच्छा, अगर दोनों कंपनीज का मार्केट वैल्यू भी गिवन नहीं है तो बच्चों इस केस में हम क्या निकालेंगे? इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कैलकुलेटेड मार्केट वैल्यू, यानी जब कभी भी आप किसी कंपनी का मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। समझे? तो इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी की नेट एसेट के बेसिस पर निकाली जाती है, और जब कभी भी पीसी आप नेट एसेट मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से निकालते हो तो समझ लीजिए पीसी आप कैलकुलेट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट। तो इस केस में जो वेंडर कंपनी का नेट एसेट होगा उतना ही पीसी आएगा। कभी भी ध्यान रखना,
कभी भी अगर शेयर आप पीसी अगर इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट करोगे तो जो पीसी आएगा वो नेट एसेट ऑफ वेंडर कंपनी के बराबर आएगा हमेशा। ये मैंने आपको रेगुलर क्लास में भी बताया था अगर ध्यान हो तो यहां पर देखिए, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ कंपनीज शेयर आर आल्सो नॉट गिवन देन वी कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनी शेयर एंड स्वैप रेशियो इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, इंट्रिंसिक वैल्यू इज कैलकुलेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विच इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट एसेट ऑफ द कंपनीज। इंट्रिंसिक वैल्यू इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर के लिए निकाली जाती है, प्रीफरेंस शेयर के लिए नहीं निकाली जाती कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू। तो यहां पर देख लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। सबसे पहले नेट एसेट ऑफ शेयर होल्डर यानी मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी, उसमें से पेबल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी माइनस कर दो, नेट एसेट फॉर शेयर होल्डर बचेगा। उसमें से प्रीफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम माइनस कर दो, नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बचेगा। और नेट एसेट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इससे आपका इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब यहां पर एक एग्जांपल गिवन है, देखो इसका मार्केट वैल्यू है 1 करोड़, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट 1 करोड़ है और इसका है 60 लाख। पेबल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इसका 20 लाख है, इसका 50 लाख है। समझे? आपसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखे हैं 1 लाख और 1,25,000। ए लिमिटेड एक्वायर्ड बी लिमिटेड, आपसे कहता है परचेजिंग कंपनी कितने शेयर इशू करेगी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को पीसी के तौर पर। तो बहुत ही नॉर्मल है। ये क्या बचेगा? ये बचेगा 80 लाख। 80 लाख को 1 लाख से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 80 रुपए। इनके शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया 80। इनका देखो कितना बचेगा 10 लाख। 10 लाख को 125 से डिवाइड करो तो इनका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आएगा? 8 रुपए। बहुत फर्क है, 8 रुपए। ये कुछ गलत तो नहीं हो गया? मेरे ख्याल से ये कुछ मिसप्रिंट था। एक मिनट, चलिए कोई नहीं, 8 रुपए ही मान लो यार, 8 रुपए ही मान लो। तो रेशो बनेगा 8/80 यानी 1/10। यानी जिसके पास 10 शेयर हैं उसको वेंडर कंपनी यानी 1/10, जिसके पास वेंडर कंपनी के 10 शेयर हैं परचेजिंग कंपनी उसको अपना 1 शेयर देगी। समझ गए? तो इस केस में जो पीसी आएगा ना, पीसी आएगा 10 लाख रुपए। जो नेट एसेट है बी लिमिटेड का वही पीसी आ जाएगा। अगर आपको शेयर के बेसिस पर निकालना है तो शेयर के बेसिस पर निकाल लो। कैसे? जरा देखो, इसके शेयर कितने हैं? 125, 125 इंटू 1/10। तो देखो कितने शेयर? 12,500 शेयर ऑफ ₹80। 80 के हिसाब से कितना हो गया? 10 लाख रुपए का पीसी हो जाएगा। देखो यानी 12,500 शेयर इशू करेगी परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को, तो 10 लाख का पीसी आ जाएगा। समझ गए बेटा? ये बात उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यहां पर देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, उसको अपने आप देख लेना आप। अब रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं, इसमें कैश वाला तो नहीं है। एक कैश वाला भी क्वेश्चन था। हाँ, कैश वाला क्वेश्चन था, जरा वो देख लो बस। एक कैश वाला क्वेश्चन था, उसमें देख लो। ये देखो कैश वाला क्वेश्चन, A limited take over B limited and purchase consideration is discharged as under. Issued to equity shareholder of B limited 3 equity share for every 5 share held in B limited and so much cash as is necessary to adjust the right of shareholder on the basis of intrinsic value of share. Detail of both companies are as under. Market value इतना, payable value of liability इतना और number of share इतने। Calculate PC। तो देखो कहते हैं कि 5 के बदले 3 इक्विटी शेयर देंगे और बाकी इतना कैश देंगे जिससे उनके राइट एडजस्ट हो जाएं ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर आपसे पीसी कैलकुलेट करने के लिए बोले तो समझ लेना कि बी लिमिटेड की जो नेट एसेट आएगी ना उसके बराबर पीसी होगा। तो यहां पर बी लिमिटेड की नेट एसेट कितनी है? 50 लाख में से आप लायबिलिटी को माइनस कर दो, कितना? 20 लाख। तो इसका मतलब पीसी कितना होगा? पीसी होगा 30 लाख। ये पीसी होगा। अब इस पीसी का डिस्चार्ज कैसे होगा? तो डिस्चार्ज देखिए कैसे होगा। डिस्चार्ज कुछ इस तरह होगा, कहते हैं इक्विटी शेयर देखो कितना, यानी इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड अपने कितने इक्विटी शेयर देगी वो देख लो।
5 के बदले 3, तो इनके शेयर थे कितने 60,000 इंटू 3/5 इंटू 3/5, तो कितना आएगा 36,000 शेयर्स ऑफ रुपीज। जरा देख लो इसके शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ए लिमिटेड की शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है एट रुपीज 60 लाख में से 1 लाख 60 रुपीज 60 रुपीज जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है। ये देखो 60 लाख इसका वो आएगा, उसको 1 लाख से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 60 रुपए। मुझे इसी की इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए बस परचेजिंग कंपनी की, तो कितना बनेगा 36,000 इंटू 60, ये हो गया 21,60,000। तो 21,60,000 का पीसी शेयर में दिया जाएगा इक्विटी शेयर में। बाकी कितना बचा बैलेंस इन कैश, तो बैलेंस कितना बचा 30 लाख में से 21,60,000 माइनस कर दो 8,40,000 कैश में दे दिया जाएगा। लो जी ये पीसी आ गया, समझ गए यहां तक। तो ये पीसी हो गया आपका नेट एसेट मेथड से या फिर इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। जब कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू पर पीसी निकाला जाएगा ध्यान रखना हमेशा नेट एसेट ऑफ वेंडर कंपनी ही पीसी होगा, समझे, नेट एसेट ऑफ वेंडर कंपनी ही पीसी होगा। अब आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर। तो अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन, जब भी आप अकाउंटिंग करने जाओगे तो 2 कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग करनी पड़ती है, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी और अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। जब आप वेंडर कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग करने जाओगे तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 का एप्लीकेशन नहीं होता। इसका मतलब AS 14 का एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग कंपनी की बुक्स में होता है, ठीक है। वेंडर कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेगी बाय अडॉप्टिंग नॉर्मल अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी, जरा सुन लीजिए ध्यान से, वेंडर कंपनी जब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करेगी तो उसे कुल मिलाकर टोटल मिलाकर 5 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, 5 अकाउंट। 4 नॉर्मल होते हैं, एक कभी कभी कैश अकाउंट हो सकता है। तो 5 अकाउंट कौन कौन से, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, एक परचेजिंग कंपनी का अकाउंट, एक प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, एक इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और कभी कभी अगर परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी का कैश एंड बैंक टेक ओवर नहीं किया है तो उसको कैश एंड बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और कैश एंड बैंक अकाउंट का जो बैलेंस होता है बाद में जाकर उसको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, समझे। अब जरा अकाउंटिंग करने का तरीका क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे क्लोज होंगे, मैं आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। सबसे पहले बैलेंस शीट को क्लोज करो, जितने भी आइटम बैलेंस शीट के अंदर लिखे हुए हैं उन सबको क्लोज करो। कैसे क्लोज करोगे, बुक वैल्यू पर। बैलेंस शीट के अंदर जो बुक वैल्यू लिखी हुई है सबको क्लोज करो। पहले मैं एसेट साइड से चलता हूं, सारी की सारी एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाकर डेबिट कर दो। किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बुक वैल्यू, सबकी बुक वैल्यू, समझ गए। अगर किसी एसेट को आपने ग्रॉस वैल्यू पर दिखा रखा है और उसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना रखा है तो एसेट को तो ग्रॉस वैल्यू पर रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करो, और उसका जो प्रोविजन होगा, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, इनको सेपरेटली रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखिए और उसकी एंट्री बनाइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट दे रखी है, जैसे कोई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दे रखा है, कोई अंडरराइटिंग कमीशन दे रखा है, या कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखा है, अगर इस तरीके का कोई भी आइटम दे रखा है तो उसको उठाकर सीधा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डेबिट करिए। एंट्री होगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट। तो ये एसेट साइड को आपने क्लोज कर दिया। उसके बाद लायबिलिटी साइड, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी हैं उन सबकी बुक वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाकर क्रेडिट कर दो। एंट्री क्या होगी, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा बाई ऑल लायबिलिटीज बुक वैल्यू पर। उसके बाद अब बैलेंस शीट में क्या बचेगा, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में 2 होंगे, एक इक्विटी होगा, एक प्रीफरेंस होगा, और एक रिजर्व एंड सरप्लस होंगे। बहुत सारे रिजर्व हो सकते हैं, ठीक है, जनरल रिजर्व हो सकता है, आपका कैपिटल रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो सकता है, आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व हो सकता है, पीएनएल का बैलेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को उठाइए और प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ले जाकर क्रेडिट कर दीजिए। एंट्री होगी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, समझे। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ही इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ले जाकर ट्रांसफर कर दो। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई इक्विटी शेयर कैपिटल और बाई रिजर्व एंड सरप्लस।
पूरी बैलेंस शीट जब आप ट्रांसफर कर दोगे उसके बाद अगला स्टेप जो होगा पीसी ड्यू करने का होगा। पहले पीसी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर पीसी को ड्यू करते हैं। जब पीसी ड्यू करोगे तो एंट्री होगी परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाई पीसी यानी परचेजिंग कंपनी, और परचेजिंग कंपनी की बुक में आएगा टू रियलाइजेशन। उसके बाद पीसी रिसीव करते हो। अब पीसी में क्या क्या मिलेगा आपको? हो सकता है इक्विटी शेयर मिले हो, प्रेफरेंस शेयर मिले हो, आपको कैश मिला हो, तो जो जो मिला उन सबको डेबिट कर दो। कैसे? कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर मिले तो इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर मिले तो प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। और परचेजिंग कंपनी अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई कैश, बाई इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी, बाई प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी, और परचेजिंग कंपनी का अकाउंट हो जाएगा क्लोज। उसके बाद ये जो पीसी मिला है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो मिला है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ले जाकर डेबिट कर दो। अगर उनको प्रेफरेंस शेयर मिले हैं तो प्रेफरेंस शेयर, और कैश मिला है तो कैश उनके अकाउंट में डेबिट कर दो। एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी टू कैश, उसको दे दो। उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मिला है वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ले जाकर डेबिट कर दो। एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी और टू कैश। ठीक है, पीसी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को बंद करिए और उसका जो भी डिफरेंस होगा, जो भी बैलेंस होगा, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाओ, चाहे डेबिट में चाहे क्रेडिट में। ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करिए। रियलाइजेशन अकाउंट का जो भी डिफरेंस आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ले जाओ, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को क्लोज करिए, वो मैच हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कैश अकाउंट भी बनाया था तो कैश का जो बैलेंस हो पहले इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में भेजो, और फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट का जो बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। समझ गए? ये आपके वेंडर कंपनी की बुक्स की अकाउंटिंग होती है सारी। मैंने यहां पर देखिए यही सब एंट्री यहां पर दे रखी है। पहले आप एसेट अकाउंट को क्लोज करोगे, लायबिलिटी को क्लोज करोगे। ठीक है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल को प्रीफरेंस शेयर होल्डर में भेज दोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस को इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में भेज दोगे। समझे? पीसी को ड्यू करोगे, ये एंट्री बनेगी। फिर पीसी रिसीव करोगे, पीसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, पीसी के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट बंद करिए और उसका बैलेंस रियलाइजेशन में भेज दीजिए। फिर रियलाइजेशन अकाउंट बंद करिए, उसका बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में भेज दीजिए। अगर कैश और बैंक परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया था तो आपने कैश और बैंक अकाउंट भी बनाना था, और उसका जो डिफरेंस होगा वो आप इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में भेज दो। समझे? और बाद में जाकर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बंद करो, वो मैच हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया था एसेट का कोई ग्रॉस अमाउंट दे रखा है, उसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना रखा है तो उसको सेपरेटली क्लोज करते हैं, वो ये आइटम लिखा हुआ है। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है तो उसका बैलेंस सीधा उठाकर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में डाल दो। समझे? अगर वेंडर कंपनी का कैश और बैंक बैलेंस परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर किया है तो उसको भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट करो। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट आप दो चीजें घटाने के बाद करोगे नॉर्मली। एक तो अगर कोई एक्सपेंसेस वेंडर कंपनी ने पे किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो वो घटा देंगे। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ने अगर बिफोर अमालगमेशन कोई डिविडेंड पे किया है तो वो डिविडेंड का अमाउंट भी घटा देंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा। समझे? यानी if vendor company paid dividend or any other expenses before takeover, then cash and bank balance will be transferred to realization account after deducting such dividend or expenses. बोलो, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे जी। सब लोग इनको हैप्पी बर्थडे का मैसेज कर दो। ठीक है जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब विश तो कर दिया, अब आप पार्टी दे देना हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है? तो देखो, जब भी वेंडर कंपनी लिक्विडेट होगी तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का कोई ट्रीटमेंट होता है। वो क्या ट्रीटमेंट होता है? पहले ये देखो कौन पेमेंट कर रहा है और कौन बियर कर रहा है। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट वेंडर कंपनी करती है और बियर भी वेंडर कंपनी कर रही है तो आपको एंट्री डालनी होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अगर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट परचेजिंग कंपनी कर रही है और बियर भी परचेजिंग कंपनी कर रही है तो वेंडर कंपनी की बुक्स में उसकी कोई एंट्री नहीं डाली जाएगी। मतलब अगर मेरा खर्चा है, मैं ही बियर कर रहा हूं, अगर मैं वेंडर कंपनी हूं तो मेरा खर्चा मैं ही बियर कर रहा हूं तो मैं एंट्री डालूंगा रियलाइजेशन टू कैश या बैंक। लेकिन
जो परचेसिंग कंपनी है वो मेरा खर्चा बियर कर रही है और वही पेमेंट कर रही है, तो मैं क्यों एंट्री डालूं? वो अपने आप डालेगी, मैं एंट्री नहीं डालूंगा। तो वेंडर कंपनी की बुक्स में कोई एंट्री नहीं बनेगी। समझ में आ रही है बात यहां तक? ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि वेंडर कंपनी खर्चों को पे कर देती है, लेकिन बाद में परचेसिंग कंपनी उसको रीइंबर्स कर देती है। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? जब हम पे करेंगे तो हम मानेंगे ये पेमेंट हमने परचेसिंग कंपनी को किया है, तो एंट्री बनाएंगे परचेसिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जब बाद में जाकर रीइंबर्स हो जाता है तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेसिंग कंपनी अकाउंट। इसका मतलब इस एंट्री को आप इग्नोर भी कर सकते हो और बना भी सकते हो। समझ गए? लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये होता है वेंडर कंपनी ने 10,000 का पेमेंट किया, लेकिन रीइंबर्समेंट सिर्फ 8,000 का हुआ। तो आप क्या करोगे? आप सीधे 2,000 से एंट्री डाल दो। क्या एंट्री डाल दो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कितने से? 2,000 से। समझ में आ गई बात? जल्दी से फटाफट बोलो। समझ में आ गया? ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आते हैं जरा परचेसिंग कंपनी की बुक्स में। बेटा जरा ध्यान से देखना परचेसिंग कंपनी की बुक में। परचेसिंग कंपनी की बुक्स में जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं, अरे भाई कोई बात नहीं है, स्टूडेंट हो या ना हो इससे क्या मतलब है। अगर किसी का बर्थडे है तो विश कर दिया तो क्या हो गया? कोई जरूरी है कि अपने ही स्टूडेंट को विश करूंगा मैं? भाई अगर किसी ने मेरे से नहीं पढ़ा है और मेरा बर्थडे है, अगर वो मेरे को विश करे तो क्या मैं मना करूंगा भाई मेरे को विश मत करो? इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है। तो अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, जब हम परचेसिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग करने जाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हम अमालगमेशन किस नेचर का है। पहली बात तो इसकी बुक में, परचेसिंग कंपनी की बुक में AS 14 के हिसाब से अकाउंटिंग होगी। AS 14 स्पेसिफाइड 2 मेथड फॉर अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। एक होता है परचेज मेथड, एक होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। परचेसिंग कंपनी की बुक्स में जब हम अकाउंटिंग करने जाते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अगर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तो परचेज मेथड लगेगा, और अगर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा। तो दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन अमालगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, और ये मेथड कब लगेगा? जब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है। परचेज क्या होता है? इसको नॉर्मली हम एक्विजिशन मानते हैं, और इसको हम एक्विजिशन ना मानते हुए ये मानते हैं जैसे बिगिनिंग से ही हम सब साथ में थे। ठीक है। अगर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कब होगा? जब वो मर्जर नहीं है। और मर्जर कब होगा? जब 5 कंडीशन AS 14 ने बताई हैं। अगर वो 5 की पांचों कंडीशन पूरी हो जाएं तो वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा। अगर 5 में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो देन अमालगमेशन विल बी इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है जी। क्या हो रहा भैया, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग क्या करते हो? अब किसका बर्थडे आ गया? अच्छा ठीक है बेटा सचिन, हैप्पी बर्थडे। ओके। अच्छा ये बात है, बढ़िया है। तो शिवम भाई के लिए ये था, ये शिवम भाई के लिए था ये। चलिए कोई बात नहीं। चलो जी, अब हम देखते हैं कि 5 कंडीशन, और ये 5 कंडीशन जो है ना, इसको भैया बच्चों रट लेना, रट लेना। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। AS 14 से अगर थ्योरी का क्वेश्चन पूछा ना तो ये 5 कंडीशन आपसे पूछ सकता है। तो एक अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होगा? जब वो ये पांचों कंडीशन पूरी कर दे। अगर 5 में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा।
समझ में आ रही है बात? ठीक है जी। तो देखो, all the asset and liability of transferor company will become the asset and liability of transferee company। पहली कंडीशन मर्जर बनने के लिए, अमालगमेशन मर्जर बनने के लिए पहली शर्त क्या है कि जो सारी एसेट सारी लाइबिलिटी है ना वेंडर कंपनी की यानी ट्रांसफरर कंपनी की, वो ट्रांसफरी कंपनी की बन जाएंगी। पहली शर्त, एटलीस्ट 90% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी शुड बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। मतलब सीधे सीधे शब्दों में बोलूं, वेंडर कंपनी के 90% इक्विटी शेयर होल्डर परचेजिंग कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। फिर जो शेयर होल्डर इक्विटी शेयर बन रहे हैं उनको जो पीसी पे किया जाएगा वो इक्विटी शेयर में ही होना चाहिए। फ्रैक्शन को कैश में पे किया जा सकता है, बाकी उन्हें कैश नहीं दे सकते, ना ही उनको प्रीफरेंस शेयर दे सकते, ना ही उनको कुछ और दे सकते। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर बन रहे हैं वेंडर कंपनी के, 90% हो ना 100% हो, जो भी हो, उनको हमें इक्विटी शेयर ही देना पड़ेगा। ट्रांसफरी कंपनी मस्ट इंटेंड टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, मतलब वेंडर कंपनी के बिजनेस को परचेजिंग कंपनी कैरी ऑन करेगी फ्यूचर में, ऐसी उसकी इंटेंशन है। ठीक है। और एसेट और लायबिलिटी जो उठाकर लाए हो उसे अपनी बुक में बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करोगे। बुक वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है फॉर ब्रिंगिंग द एसेट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है। तो अगर ये सारों यानी पांचों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। अगर इन पांच में से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती, यानी चार पूरी हो जाए एक रह जाए, तब भी वो क्या होगा, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। समझ गए? तो ये हो गया मर्जर। और अब अकाउंटिंग कैसे होगी? देखो, गिनी चुनी एंट्रियां हैं परचेजिंग कंपनी की बुक्स में। पहले जब बिजनेस एक्वायर करोगे तो परचेज के केस में क्या होगा, मर्जर के केस में क्या होगा? मर्जर के केस में, परचेज के केस में एक ही एंट्री बनेगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी। यहां पर बिजनेस परचेज की जगह मर्जर लिख सकते हो, आप परचेज भी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट या बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी, दोनों में सेम अमाउंट से एंट्री बनेगी। जब एसेट और लायबिलिटी को उठाकर लाते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं। अगर परचेज है तो परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी की सारी एसेट सारी लायबिलिटी को अपनी मार्केट और पेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड करेगी। तो एंट्री होगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट मार्केट वैल्यू, सन्ड्री लायबिलिटी मार्केट वैल्यू यानी पेबल वैल्यू। फिर उसके बाद बिजनेस परचेज अकाउंट, अगर डिफरेंस आता है तो उसे गुडविल या कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन मर्जर के केस में जो एसेट और लायबिलिटी उठाकर लाओगे उसे अपनी बुक्स में बुक वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे, बुक वैल्यू पर। यानी यहां पर मार्केट वैल्यू देखना ही नहीं है, लायबिलिटी की पेबल वैल्यू देखना ही नहीं है, सबको किस वैल्यू पर लोगे, बुक वैल्यू पर। उसके बाद में वेंडर कंपनी के सारे रिजर्व भी उठा लाओगे। परचेज के केस में वेंडर कंपनी के सारे रिजर्व नहीं लाते, सिर्फ उसकी एसेट उसकी लायबिलिटी अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर मर्जर है तो उसमें एसेट और लायबिलिटी तो रिकॉर्ड करते ही हो सारी की सारी, साथ में उसके जितने भी रिजर्व थे उसी नाम से रिकॉर्ड कर लेते हो सारे रिजर्व। पीएनएल था तो पीएनएल के नाम से, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व था तो उसी के नाम से, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व था तो उसी के नाम से, जनरल रिजर्व था तो जनरल रिजर्व के नाम से, जो भी रिजर्व थे उसको एज इट इज रिकॉर्ड कर लीजिए साथ में। ठीक है। अब यहां पर अगर डिफरेंस आया उसको जनरल रिजर्व से एडजस्ट करते हैं। परचेज में कैपिटल रिजर्व या गुडविल से, अगर डेबिट हुआ तो गुडविल और डिफरेंस अगर क्रेडिट में आया तो कैपिटल रिजर्व। लेकिन मर्जर के केस में डिफरेंस को जनरल रिजर्व से एडजस्ट करते हैं। बोलो, क्लियर होगी बात? अच्छा, उसके बाद पीसी का पेमेंट होता है। पीसी का जब पेमेंट होगा तो एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी डेबिट, अगर इक्विटी शेयर दिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस दिए तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, और ये दोनों ही फेस वैल्यू से क्रेडिट होते हैं। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर शेयर इशू किए हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, और अगर कैश दिया है तो टू बैंक। और सेम एंट्री यहां पर भी बनेगी, बिल्कुल सेम एंट्री यहां पर। समझ गए? उसके बाद परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के डिवेंचर होल्डर को अपने डिवेंचर देकर उनको डिस्चार्ज करती है। तो डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट और डिवेंचर ऑफ वेंडर कंपनी टू डिवेंचर अकाउंट, इसमें सेम एंट्री बनेगी। अच्छा, आगे जो कॉन्ट्रा आइटम होते हैं जो एक दूसरे को रिसीवेबल पेबल होते हैं, यानी एक की यहां डेटर्स दूसरे की यहां क्रेडिटर्स, एक की यहां बीपी दूसरे की यहां बीआर, एक की यहां लोन रिसीवेबल दूसरे की यहां लोन पेबल, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करेंगे तो जो लायबिलिटी का अमाउंट होगा वो डेबिट हो जाएगा और जो एसेट के अमाउंट होते हैं वो क्रेडिट हो जाते हैं, और सेम एंट्री इसमें बनेगी।
ठीक है, ब्रांच का बताएंगे, अभी बताएंगे, अभी पहले इसको कर लो, फिर ब्रांच का भी देख लेंगे। तो क्रेडिटर्स बीपी, लोन रिसीवेबल, लोन पेबल अकाउंट डेबिट, टू डेटर्स, टू बीआर, टू लोन रिसीवेबल। ठीक है जी। अच्छा, स्टॉक रिजर्व, अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को गुड्स बेचा और अमालगमेशन की डेट पर वो गुड्स उसके स्टॉक में मौजूद है और उसके अंदर अगर कुछ एक दूसरे से कमाया हुआ प्रॉफिट है, तो उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करते हैं, उसको स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। तो उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। अगर परचेज का केस है तो आप सेकंड एंट्री में देखोगे कि गुडविल आया था या कैपिटल रिजर्व। अगर वहां गुडविल कैपिटल रिजर्व आया था तो यहां भी गुडविल कैपिटल रिजर्व को, अगर उधर गुडविल आया था तो यहां भी गुडविल डेबिट होगा, उधर कैपिटल रिजर्व आया था तो यहां भी कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा, और टू स्टॉक रिजर्व। और अगर मर्जर है तो उसमें जनरल रिजर्व टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है। अच्छा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, अगर वेंडर के लिक्विडेशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस परचेजिंग कंपनी पे करती है तो परचेजिंग कंपनी क्या एंट्री डालेगी? दूसरी एंट्री देखो, अगर ये वाला केस है, ये वाला, अगर ये वाला केस है परचेज वाला, तो देखो सेकंड एंट्री में गुडविल था या कैपिटल रिजर्व। अगर सेकंड एंट्री में गुडविल था तो यहां भी गुडविल डेबिट होगा, सेकंड एंट्री में अगर कैपिटल रिजर्व था तो यहां भी कैपिटल रिजर्व डेबिट होगा, और साथ में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर मर्जर है तो जनरल रिजर्व टू बैंक एंट्री बनेगी, आप पीएनएल को भी डेबिट कर सकते हो। अच्छा, और कभी कभी क्या होता है कि वेंडर कंपनी के स्टैट्यूटरी रिजर्व को कुछ और सालों के लिए मेंटेन करना होता है। अब वेंडर कंपनी तो खत्म हो गई, तो उसके उस रिजर्व को कौन मेंटेन करेगा? तो परचेजिंग कंपनी कहती है कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, हम मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो वो मेंटेन करती है। परचेज के केस में ही उसे ये एंट्री डालनी पड़ती है, क्या? अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। लेकिन इस केस में तो ये एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों? इस केस में तो सारे के सारे रिजर्व वेंडर कंपनी के परचेजिंग कंपनी उठा लाती है, तो इसमें तो पहले ही रिजर्व उठा लाती है, तो इसलिए यहां पर ये नहीं। लेकिन यहां पर वो सारे रिजर्व लाती नहीं है, इसलिए स्टैट्यूटरी रिजर्व अगर कुछ और साल तक मेंटेन करना है तो वो हमें उठाकर लाना पड़ता है। तो उसकी एंट्री होती है अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं, और अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व को भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही दिखाया जाता है, लेकिन माइनस करके, निगेटिव फिगर के तौर पर यहां लिखा हुआ भी है। स्टैट्यूटरी रिजर्व का क्या क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी रिजर्व में एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व हो सकता है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो सकता है, डेवलपमेंट रिजर्व हो सकता है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व हो सकता है। अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट विल बी शोन अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस एज नेगेटिव फिगर्स। बताओ जी, ये हमारी अकाउंटिंग हो गई, किससे रिलेटेड? अमालगमेशन से रिलेटेड। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। तो ये मैंने सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से रिवाइज करवाया बेटा, देखो बहुत डिटेल में तो मैंने बताया नहीं है, सिर्फ आपको रिफ्रेश करवाया मैंने, क्योंकि अमालगमेशन जैसा चैप्टर अगर मैं अभी आपको इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा यहां पर तो रिवीजन तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं तो आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, मैंने कोई कॉन्सेप्ट बताया नहीं है आपको, सिर्फ रिवीजन करवाया है। तो चलिए अब इसके स्टडी मटेरियल की क्वेश्चन हम लोग जरा उठाते हैं। इसके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हम लोग जरा उठाते हैं। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन उठाते हैं जरा, स्टडी मटेरियल अमालगमेशन के। तुम लोगों ने प्रैक्टिस की है कुछ या नहीं की है? पहले ये बताओ। चलो छोटे से बिल्कुल सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैं पीसी वाले क्वेश्चन भी आपको दिखा देता हूं, जो पीसी के क्वेश्चन थे। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे पहले पीसी के, उनको पहले देख लेते हैं। एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय पी लिमिटेड। तो एस लिमिटेड कौन है? वेंडर कंपनी। और पी लिमिटेड कौन है? परचेजिंग कंपनी। एस लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। एसेट दे रखे हैं 13 लाख के। फिर कैपिटल देखो 2007% प्रीफरेंशियल 100 ईच 2 लाख, 5000 इक्विटी शेयर 100 ईच 5 लाख,
रिजर्व दे रखा है 3 लाख, 6% डिवेंचर दे रखे हैं 2 लाख के, ट्रेड पेबल्स दे रखा है 1 लाख का। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो पी लिमिटेड ने क्या क्या देना है वो देखो दे रखा है। टू इशू 9% प्रीफरेंशियल 100 ईच इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर ऑफ पी लिमिटेड फॉर एवरी 4 शेयर इन एस लिमिटेड। तो आप देखो जरा पहले कितने शेयर हैं, प्रीफरेंशियल 2000 हैं, 100 रुपए का एक है, तो ये कहते हैं 2000 के बदले ये अपने 3 शेयर दे रहा है 4 के बदले, तो 1500 शेयर दे रहा है एट ₹100, तो 1.5 लाख रुपए का पीसी तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। उसके बाद कहते हैं इशूड टू द डिवेंचर होल्डर इन एस लिमिटेड 8% डिवेंचर एट 96 in lieu of 6% डिवेंचर इन एस लिमिटेड विच आर टू बी रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के डिवेंचर होल्डर को अपने डिवेंचर दे रही है। परचेजिंग कंपनी प्रीफरेंस मतलब वेंडर कंपनी के डिवेंचर को अपने डिवेंचर दे रही है। ये पीसी में तो आएंगे नहीं, नॉट इन पीसी। लेकिन हाँ, अगर आप अकाउंटिंग करोगे तो अकाउंटिंग में जब हम परचेजिंग कंपनी डिस्चार्ज करती है डिवेंचर होल्डर और वेंडर कंपनी को, तब आपको ये एंट्री बनानी पड़ेगी। और इस केस में देखो रिडम्पशन वैल्यू है 120, 100 रुपए का डिवेंचर है वो 120 पर दे रहे हैं, और अपना डिवेंचर जो दे रहे हैं वो 96 के हिसाब से दे रहे हैं। इसका मतलब कितने की 125 के वैल्यू की डिवेंचर ये इशू कर रहे हैं। देखना जरा 120 डिवाइडेड बाई 96, हाँ 125 के वैल्यू के डिवेंचर दे रहे हैं। यानी अपना डिवेंचर दे रहे हैं वो 120 रुपए दे रहे हैं 100 के बदले, और अपना डिवेंचर में, और अपना डिवेंचर का जो रेट है उनका वो कितना है 96। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर अगर निकालने होंगे तो 120 डिवाइडेड बाई 96, और वो नंबर ऑफ डिवेंचर आप देख लोगे। लेकिन वो अकाउंटिंग में काम आएंगे, इस क्वेश्चन में सिर्फ पीसी पूछा है। यहां देख लो, जैसे ये है 2 लाख, तो 2 लाख के बदले हम इनको 20% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कितना 240। लेकिन अपने डिवेंचर में हमारा डिवेंचर कितने का है तो 100 का, लेकिन हम 96 में दे रहे हैं। तो बताना जरा कितने डिवेंचर इश्यू होंगे, 240 डिवाइडेड बाई 96, यानी 2500 डिवेंचर हम लोग इश्यू करेंगे अपने ऑफ ₹100 एट ₹96। लेकिन ये एंट्री बनाने में काम आएगा, पीसी में काम नहीं आएगा, समझे, पीसी में काम नहीं आएगा। अच्छा, अब देखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया जाएगा। कहते हैं टू पे 20 पर शेयर इन कैश एंड टू इशू 6 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इशूड एट मार्केट वैल्यू ऑफ 125 इन ल्यू ऑफ एवरी 5 शेयर हेल्ड इन एस लिमिटेड। तो इक्विटी शेयर होल्डर को 5 के बदले 6 इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। तो इक्विटी शेयर थे कितने 5000, तो आप देख लो 5000 इंटू 6/5, 5 के बदले 6, ठीक है, कितने शेयर दिए जाएंगे 6000 शेयर्स। एक शेयर कितने का है 125 का, तो इक्विटी शेयर होल्डर को एक तो दिया जाएगा इक्विटी शेयर में 6000 इंटू 125 कितना 7.5 लाख, और एक इनको कैश भी दिया जाएगा। 5000 शेयर्स थे 20 रुपए के हिसाब से, तो 1 लाख रुपए का इनको कैश भी दिया जाएगा। तो ये कितना हो गया 8,50,000। तो इक्विटी शेयर होल्डर को जो पीसी है वो 8,50,000 है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर को जो पीसी है वो 1.5 लाख है, टोटल पीसी हो जाएगा 10 लाख रुपए। यही आपका देखो यहां पर दे रखा है, यही यहां पर दे रखा है। प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 2000 इंटू 3/4 इंटू 100, इक्विटी शेयर होल्डर को एक तो कैश दिया जाएगा और एक इक्विटी शेयर दिए जाएंगे। ये आपका पीसी हो गया, बस यही पूछा था। ये क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में पीसी कैलकुलेशन के लिए पूछ सकता है। तो क्वेश्चन जरूर बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटा है, तो 5 नंबर के लायक ही क्वेश्चन है, उससे ज्यादा ये है ही नहीं। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है एक बार जरा मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। शेयर कैपिटल 2250, अच्छा फिगर इन 1000 है तो ये 22,50,000 हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस 9 लाख है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 7 लाख है, ट्रेड पेबिल्स 5 लाख है, पीपीई 32,50,000 है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख है, इन्वेंट्री 2 लाख है, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख है। अब आगे इन्होंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, किसमें क्या क्या है। इक्विटी शेयर जो दे रखा है 22,50,000, उसमें 1.5 लाख इक्विटी शेयर 10 का एक, यानी 15 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल है और 7.5 लाख का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ जनरल रिजर्व है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 15% डिवेंचर है 7 लाख के,
पीपीई में सिर्फ लैंड बिल्डिंग है और इन्वेस्टमेंट 6 लाख है। ठीक है, अब देखो यहां पर पीसी कैलकुलेशन के पूछा है, देखो पीसी क्या बोल रहा है। बी लिमिटेड एग्री टू टेक ओवर द एसेट एंड लायबिलिटी ऑन द फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन, डिस्चार्ज 15% डिवेंचर एट ए 10% बाय इशूइंग 15% डिवेंचर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो ये तो अकाउंटिंग में आएगा, पीसी में तो इसका कोई यूज होगा नहीं। ठीक है, पीपीई एट 10% अबव बुक वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट एट पार वैल्यू, एट पार वैल्यू। तो बेटा ये अगर पीसी हम नेट एसेट बेसिस पर निकालेंगे तो इसका यूज होगा। अच्छा, अगर नेट एसेट बेसिस पर अगर पीसी निकाला तो इसका भी यूज होगा फिर, क्योंकि पेबल वैल्यू माइनस करते हैं। अच्छा, करंट एसेट एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड करंट लायबिलिटी एट बुक वैल्यू। प्रीफरेंस शेयर होल्डर आर डिस्चार्ज एट ए प्रीमियम ऑफ 10% बाई इशूइंग 15% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर को 10% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है परचेजिंग कंपनी के द्वारा, और परचेजिंग कंपनी उनको अपने शेयर देगी, ₹100 का एक है। अब ये नहीं बोला किस वैल्यू पर, तो हम मानेंगे पार वैल्यू पर देंगे, क्योंकि ये प्रीमियम जो 10% है ये रिडम्पशन वाला प्रीमियम है। और इशू 3 इक्विटी शेयर of ₹10 each for every 2 equity share in B Limited and pay the balance in cash। अब समझ लो, देखो क्वेश्चन को, प्रीफरेंस शेयर को क्या दिया वो भी गिवन है, इक्विटी शेयर को क्या दिया वो भी गिवन है, लेकिन कैश में कितना दिया वो गिवन नहीं है। इसका मतलब एक चीज मिस कर दी क्वेश्चन ने बड़ी चालाकी से। इसका मतलब पीसी कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, नेट एसेट मेथड से। जब अगर पेमेंट गिवन हो लेकिन आधे अधूरे गिवन हो तो भी नेट एसेट मेथड लगेगा, और या तो पेमेंट गिवन ही ना हो। तो इस क्वेश्चन में प्रीफरेंस को 100 के बदले 110 दे रहे हो, ये भी पता है। इक्विटी को 2 शेयर के बदले 3 इक्विटी शेयर दे रहे हो, ₹10 का एक शेयर है, ये भी पता है। लेकिन कैश कितना दे रहे हो, बैलेंस कैश बोल दिया, ये पता नहीं है। तो पहले पीसी आपको नेट एसेट मेथड से निकालना पड़ेगा, समझे। उसके बाद में आप उस पीसी का डिस्चार्ज करोगे। अब डिस्चार्ज कैसे करोगे, पहले प्रीफरेंस को दे दो, उनकी कैपिटल में 10% ऐड करके प्रीफरेंस को दे दो, बाकी जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। इक्विटी शेयर होल्डर को आप इक्विटी शेयर कितने दे रहे हो वो हमको पता है, बाकी बैलेंस जो बचेगा वो कैश में आ जाएगा, पीसी का डिस्चार्ज। ठीक है, तो पहले तो पीसी का कैलकुलेशन करो। तो पीसी का कैलकुलेशन होगा नेट एसेट मेथड में। अब नेट एसेट मेथड में क्वेश्चन ने बोला है पीपीई को 10% अबव बुक वैल्यू लेना है और इन्वेस्टमेंट को पार वैल्यू पर लेना है। तो पीपी था कितना, 3250, 3250 में 10% ऐड करो, 32,50,000 प्लस 10%, ये हो जाएगा 35,75,000। इन्वेस्टमेंट कहता है बुक वैल्यू पर, तो बुक वैल्यू उनका यानी पार वैल्यू, तो वो कितना है, 6 लाख। कहते हैं करंट एसेट 10% डिस्काउंट पर और करंट लायबिलिटी बुक वैल्यू पर। तो करंट एसेट है कितना, क्वेश्चन में है। तो करंट एसेट में ये 3 चीजें हैं, लेकिन 3 चीजों में बच्चों कैश को तो बुक वैल्यू पर ही लेना, क्योंकि कैश में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। इन दोनों को 10% ऐड करके लेना है, लेस करके, सॉरी लेस है ना, हाँ। तो जो करंट एसेट है उसमें 4 लाख में से 10% घटा दो, कितना बचेगा, 3,60,000। ये हो गया करंट एसेट। फिर जो कैश है वो तो 1 लाख ही रहेगा, तो कैश पर 10% का डिस्काउंट मत लगा देना। कैश हमेशा कैश वैल्यू जो दे रखी होगी उसी वैल्यू पर आएगा, समझे। अब इसमें से डिवेंचर माइनस करो। अब डिवेंचर जो माइनस करोगे ना वो 10% ऐड करके, तो 7 लाख दे रखा है, 7 लाख में 10% है ना, हाँ जी 10% है, तो 7,70,000 ये माइनस कर दो, 770। और बेटा जरा देख लो करंट लायबिलिटी कितना, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 5 लाख, तो 5 लाख जो है वो बुक वैल्यू ही माइनस कर दो, तो माइनस ट्रेड पेबल्स, ये आपका पीसी आ जाएगा। तो 35,75,000 प्लस 6 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 1 लाख माइनस 7,70,000 और माइनस 5 लाख। लो जी 33,65,000 का पीसी आ गया। 33,65,000 का पीसी आ गया, यही आया है। इसमें 55 दे रखा है,
अब बताओ, इन्होंने कैश में से भी 10% घटा रखा है, मैं क्या बोलूं? इन्होंने कैश में से भी 10% घटा रखा है, जबकि कैश में से 10% घटना नहीं चाहिए घटा हुआ। भाई कैश तो कैश होता है ना, कैश को थोड़ी ना कम वैल्यू पर लिया जाएगा। इन्होंने सारी करंट एसेट को उठाकर उसमें से 10% स्लेशिंग कर रखी है। मेरे हिसाब से बेटा गलत आंसर है ये, मेरे हिसाब से ये गलत आंसर है। इन्होंने कैश को भी 10% घटा रखा है। कैश नहीं घटना चाहिए, समझे? अब इक्विटी इसको 33,65,000 आया, 33,65,000 में पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को, तो प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कितना है एक बार नजर डाल लें, 7.5 लाख। उसमें 10% ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 8,25,000। ये हो गया प्रीफरेंस शेयर होल्डर का। तो बाकी जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का होगा, कितना? 25,40,000। अब इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर कितने दिए वो देख लो। तो इक्विटी शेयर है 3 के बदले 2 के बदले 3 और इनटू पहले से उनके इक्विटी शेयर कितने दे रखे हैं? 1.5 लाख। तो कितना होगा? 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 2,25,000 शेयर ऑफ ₹10। तो कितना हो जाएगा? 22,50,000। और बाकी कितना बचा? माइनस 25,40,000, 2,90,000 कैश। वैसे आंसर में जो कैश आ रहा है ना वो 2,80,000 आना चाहिए, और मतलब 2,80,000 दिखता होगा, लेकिन मेरा 290 आ रहा है। ये पीसी हो गया। देखो इनका 280 आ रहा है, मेरा 290 आ रहा है, वो उसी वजह से आ रहा है, कैश की कमी की वजह से। अब एक बात बता दो, वहां कम करके यहां कम कर दिया आपने, समझे? यहां भी कम कर दिया, वहां भी कम कर दिया, वहां कम करके यहां भी कम ले लिया, तो उससे फायदा कुछ हुआ? बेवकूफी की बात है ये। ठीक है बेटा, मेरा जो शोल्डर है ना, शोल्डर में मेरे बेटा बड़ा तकलीफ है, मेरे शोल्डर का नस चला गया है, पता नहीं क्या हो गया, पिछले 4 दिन से बहुत दर्द है, काम भी नहीं कर पा रहा हूं मैं ढंग से लिख भी नहीं पा रहा। बोलो जरा, ध्यान है? क्लियर है सबको यहां तक? आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है पहले देख लूं, नजर डाल लूं एक बार। इसमें भी पीसी पूछ रहा है, इसमें भी पीसी ही पूछ रहा है, तो एक बार जरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। शेयर कैपिटल कितना हो गया? ये 10 लाख, यानी 10,000 इंटू 3 0, अच्छा 1 करोड़ हुआ। तो शेयर कैपिटल हो गया 1 करोड़, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया 12,50,000, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया 40 लाख, ट्रेड पेबल्स हो गया इतना, उसके बाद में पीपीई किधर गया? पीपी इतना दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इतना दे रखा है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर ये आपको दे रखा है सब। मुझे लगता है सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें शायद पीसी सब कुछ दे रखा है पहले ही, नेट एसेट मेथड नहीं, नेट पेमेंट मेथड लगेगा इसमें। वाई लिमिटेड टेक ओवर एक्स लिमिटेड ऑन 10th April. Debenture holder of X Limited are discharged by Y Limited at 10% premium by issuing 15% debenture. 14% preference share of X Limited discharged at a premium of 20% by issuing necessary number of 15% preference share of Y Limited. Intrinsic value per share of X is 20 and that of Y is 30. Y Limited will issue one
Y Limited will issue equity share to satisfy the equity shareholder of X Limited on the basis of intrinsic value. However, the entry should be made at par value only. The nominal value of each equity share is 10. Calculate PC. अब PC पूछ रहा है बेटा, दो ही चीजें आएंगी। ये देखो, प्रीफरेंस शेयर को तो आपको क्या करना है, प्रीफरेंस शेयर पहले से दे रखे हैं 2.5 लाख यानी 2,500। फिगर अगर इन 1000 लिखूंगा तो 2,500 में 20% ऐड कर दो तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर का पीसी हो गया 3,000। इक्विटी का पीसी कितना होगा? नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट तो करोगे इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर, लेकिन मल्टीप्लाई करोगे पार वैल्यू से। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने भी आपको करवाया था। तो इनके अभी फिलहाल इक्विटी शेयर कितने हैं? अभी फिलहाल इनके इक्विटी शेयर हैं 7.5 लाख। 7.5 लाख तो 7.5 लाख का मतलब है अगर मैं उसको 3 0 से डिवाइड कर दूं तो 750। तो 750 इंटू वैल्यू ऑफ वेंडर कंपनी डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ परचेजिंग कंपनी, 20/30। तो कितना आएगा देख लो, नंबर ऑफ शेयर 750 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 30 कितना हो गया? 500 शेयर ऑफ ₹10। और 10 पर ही आपको एंट्री बनानी है, यानी कितना? 5,000। तो पीसी कितना हो जाएगा? 8,000। मतलब आमतौर पर हम परचेजिंग कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन ने बोल दिया पार वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो पार वैल्यू से करो भाई, क्वेश्चन के आगे थोड़ी ना लड़ना है। और ऐसा क्यों करती है कंपनी कभी कभी? तो मैंने आपको बताया था ताकि गुडविल कम आए और सिक्योरिटी प्रीमियम कम आए, ठीक है, इसलिए वो करते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कई बार किया है, ये तो आप खुद ही कर लेना, मैं क्या इसको करवाऊं। ये वही है नील लिमिटेड और गंगा लिमिटेड, ये मैं आपको करवा चुका हूं। इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। इसमें भी पीसी कैलकुलेट होगा, तो इन क्वेश्चंस को आप अपने आप देख लेना। चलिए, अब यहां पर अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जरा देख लेते हैं। जो क्वेश्चन में मेरे को लगेगा कि हाँ इसमें कुछ करवाना चाहिए, मैं आपसे खुद ही पूछ लूंगा कि बताइए आपको क्या लगता है इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई, उसी को मैं ठीक से समझा दूंगा, ठीक है। बाकी कोई टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं। तो पहले मैं क्वेश्चन को जरा पढ़ता हूं, ठीक है, कि पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, यहां पर तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो जो चीज में अगर आपको किसी को दिक्कत है बस वही पूछ लेना मेरे से। अब यहां देखिए, शेयर कैपिटल 12 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 1,58,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख, ट्रेड पेबिल्स 1,20, अदर करंट लायबिलिटी 12,000, इंटरेस्ट पेबिल ऑन डिवेंचर्स, ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी में इंटरेस्ट पेबिल ऑन डिवेंचर है और वो कितना है? 12,000। ठीक है जी, 12,000। उसके बाद पीपीई 10 लाख, इंटेंजिबल एसेट 290, इन्वेंट्री इतना, ट्रेड रिसीवेबल इतना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना। फिर आपको ये दे रखा है, देखो इनके उसमें क्या क्या है। इक्विटी शेयर कैपिटल में 8 लाख है, 6% प्रीफरेंस शेयर 4 लाख है, टोटल कैपिटल 12 लाख। अगर नंबर ऑफ शेयर बोलूं तो इसके 8,000 होंगे और इसके नंबर ऑफ शेयर होंगे 4,000। कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, टोटल 8,000 है, लेकिन एक्सपेक्टेड लायबिलिटी 5,000 है। इसका मतलब 8,000 में 5,000 तो लायबिलिटी हो गई। जो लायबिलिटी होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगी और इसका टेक ओवर भी करेगी परचेजिंग कंपनी। और जो 3,000 है ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट होगा और ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 6% डिवेंचर है। फिर पीपीई में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है और पेटेंट है और टोटल मिलाकर 290 है। वाई लिमिटेड वाज टू टेक ओवर ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश एंड लायबिलिटी एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर्स एंड टू पे फॉलोइंग अमाउंट।
2,00,000 7% डिवेंचर 100 ईच इन वाई लिमिटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिवेंचर इन जेड लिमिटेड फॉर द पर्पज ईच डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड एज 105। यानी 2,00,000 रुपए की वैल्यू के डिवेंचर इशू करे परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी को, और उसका एक डिवेंचर 105 का माना जाएगा। यानी 2,000 फेस वैल्यू के डिवेंचर, आप देखो फेस वैल्यू है 2,00,000, 100 का एक डिवेंचर है तो 2,000 डिवेंचर, और हमारा एक डिवेंचर माना जाएगा 105 का, तो इसका मतलब हम तुमको 2,10,000 की वैल्यू के डिवेंचर दे रहे हैं। तो ये जो एंट्री होगी ये सिर्फ परचेजिंग कंपनी की बुक्स में हम अकाउंटिंग करेंगे, उसमें काम आएगी। पीसी कैलकुलेट करने में इसका कोई काम नहीं है। समझ गए? फिर उसके बाद हर प्रीफरेंस शेयर को 10 रुपए पर शेयर तो कैश दिए जाएंगे और 19% प्रीफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो प्रीफरेंस शेयर थे आपके टोटल 4,000, तो 4,000 इंटू 100, तो 4,00,000 तो प्रीफरेंस शेयर में दिया जाएगा, और 4,000 इंटू 10 40,000 उनको कैश दे दिया जाएगा। तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर का जो पीसी बनेगा वो 440 बनेगा। हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को 20 रुपए पर शेयर कैश दिया जाएगा, और एक इक्विटी शेयर दिया जाएगा 100 का, मार्केट वैल्यू 145। तो पहले से इक्विटी शेयर है 8,000, तो 8,000 इंटू 1 यानी 8,000 शेयर्स 140 के हिसाब से, तो कितना हो गया 11,20,000। ठीक है, 11,20, और 8,000 इंटू 20 160 रुपए का उनको कैश दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर का पीसी कितना हो गया 11,20,000 1,60,000, ये हो गया 12,80,000। अब 1280 प्लस 440 17,20,000 आपका पीसी हो जाएगा। ठीक है, फिर कहते हैं एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ जेड लिमिटेड आर टू बी रीइंबर्स्ड बाय वाई लिमिटेड टू द एक्सटेंट 10,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस थे 12,500, तो 2,500 के खर्चे वेंडर कंपनी को खुद बेयर करना पड़ेंगे। इसकी एंट्री वो बनाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक जो है परचेजिंग कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया है, तो इसका मतलब वेंडर कंपनी को बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। वाई लिमिटेड ने अपनी यहां लाकर इसको 5.5 लाख पर वैल्यू किया, प्लांट मशीनरी को 650 पर, पेटेंट को 20,000 पर, फॉर द पर्पस ऑफ अमालगमेशन। ठीक है, तो ये भी वेंडर कंपनी की बुक में अकाउंटिंग होगी, उसमें तो ये यूज होगा नहीं, परचेजिंग कंपनी की बुक में ये यूज होगा। तो पीसी देखो कैलकुलेशन आपको कर रखा है कितना 17,20,000 ये पीसी हो गया। प्रीफरेंस को क्या दिया जाएगा 40 का कैश, 4 लाख के प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी को क्या दिया जाएगा 11-20 के इक्विटी शेयर और 1,60,000 का कैश। टोटल पीसी हो गया 17,20,000। अब बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने के लिए इन्होंने दिखाया है, ठीक है, सारी एसेट को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में। ये क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है आपको, तो अकाउंटिंग तो आप अपने आप देख लेना इसकी, क्या मैं बताऊं इसमें। ठीक है, सारी एसेट की बुक वैल्यू रियलाइजेशन में डेबिट करो, सारी लायबिलिटी की बुक वैल्यू रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, समझे। तो इन सबको पीसी को ड्यू करो, इक्विटी शेयर होल्डर और रिजर्व एंड सरप्लस को इक्विटी शेयर होल्डर में, प्रीफरेंस कैपिटल को प्रीफरेंस शेयर होल्डर में, फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पहले पीसी रिसीव करो, फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पीसी दो, इक्विटी को दो, जो कैश का बैलेंस बचेगा वो भी इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, एक बार अपनी कॉपी में चेक करना, एक बार कॉपी में चेक कर लेना अपनी, करवाया हुआ क्वेश्चन है। परचेजिंग कंपनी की बुक में देख लो बेटा, परचेजिंग कंपनी की बुक में अकाउंटिंग में आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये बेटर लिमिटेड वाला क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है आपको, बेस्ट लिमिटेड बेटर लिमिटेड, ये भी मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है। मतलब आप ये समझ लो मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं। आप मुझे बस इतना बताओ, आपको जो क्वेश्चन में किसी में अगर कोई डाउट्स वगैरह हो वो मेरे से पूछ लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं सारे बता चुका हूं आपको। अब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस तो देखो, एक क्वेश्चन अगर करवाने बैठूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। बस आप मेरे को ये बताओ कि अगर जो क्वेश्चन में कुछ भी अगर छोटा मोटा आपको डाउट हो वो मेरे को पूछ लो, मैं आपको वो डाउट ही क्लियर करवा दूंगा सारे।
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैं लगभग लगभग सारे करवाया हुआ हूं, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें मैंने करवाया ना हो आपको। और ये अब वो टाइम नहीं है कि मैं क्लास में आपको यहां पर क्वेश्चन करवाऊं सारे इतने इतने बड़े, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये सारे क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया हुआ है आपको। सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। एमसीक्यू एडजस्ट कर लेंगे, अभी देख लेंगे। सभी क्वेश्चन मेरे करवाए हुए क्वेश्चन है, सारे एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया है। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना, वो मैं बता दूंगा उसमें। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख, मैंने क्या बोलता हूं, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, समझे? जितने भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर मैं प्रोवाइड भी करूंगा ना, सारे क्वेश्चन आपको वही बता दूंगा। गिने चुने क्वेश्चन होते हैं स्टडी मटेरियल में, वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी टीचर को कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रहा है ना आपको, सब स्टडी मटेरियल में वही चेंज कर कर आकर दे रहा है। सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का उठाया, ठीक है, किसी के फिगर डबल कर दिए, किसी के आधे कर दिए, सब वही क्वेश्चन है। इसलिए मेरी अगर मानो बात, स्टडी मटेरियल के अलावा कुछ अब करने का टाइम ही नहीं है। आपके क्वेश्चन वहीं से बनने वाले हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। अगर एक आध आ भी गया पूरे पेपर में से, अगर एक आध क्वेश्चन आ भी गया कहीं बाहर से, तो कॉन्सेप्ट वही होगा, फिगर चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वही होगा जो स्टडी मटेरियल में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं। इसलिए इधर उधर दिमाग भटकाने से अच्छा है सारा का सारा फोकस स्टडी मटेरियल। अगर जो आरटीपी और एमटीपी है बस उसको कर लो, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? और अगर क्वेश्चन की ज्यादा, ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखे हैं लास्ट में, इसकी प्रैक्टिस कर लो। ये जो बाद में क्वेश्चन दे रखे हैं, हर चैप्टर में यही रूल अप्लाई करो। और थ्योरी के क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ो, जो यहां पर ये थ्योरी के क्वेश्चन दे रखे होते हैं ना, इसको बिल्कुल मत छोड़ो। ये वाले हर चैप्टर के ये जो 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं थ्योरी के, इसको जरूर करो, समझे? अब जैसे ये दे रखा है, व्हाट आर दी कंडीशन विच अकॉर्डिंग टू AS 14 ऑन अमालगमेशन फॉर अमालगमेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। वही 5 कंडीशन आपको बतानी पड़ेंगे कि सारी एसेट, सारी लायबिलिटी ट्रांसफरर कंपनी की, ट्रांसफरी कंपनी की बन जानी चाहिए, ठीक है। 90% इक्विटी शेयर होल्डर बनने चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर को पीसी इक्विटी शेयर में होना चाहिए, समझे? बिजनेस को कंटिन्यू करने की इंटेंशन होनी चाहिए, सब कुछ। समझ गए? ठीक है जी। अब दूसरा पूछता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड, इसमें डिफरेंस बताइए। अब क्या डिफरेंस है आपको बताइए, क्या डिफरेंस है? एक में एसेट को मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, लायबिलिटी को पेबल वैल्यू पर, एक में बुक वैल्यू पर। एक में रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लाते, एक में रिजर्व एंड सरप्लस भी उठाकर ले आते हैं, ठीक है। यही डिफरेंसेस होते हैं, आप बता देना। ये परचेज के केस में लगता है परचेज मेथड, और पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मर्जर के मेथड, मर्जर के केस में लगता है। ये थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मैं आपको जरा ये क्वेश्चन आपको एक बार बता दूं। ये देखिए एमसीक्यू देखो, इन केस ऑफ अमालगमेशन द एंट्री फॉर एलिमिनेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस ऑन स्टॉक इज मेड। परचेजिंग कंपनी एंट्री बनाती है, यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व को एलिमिनेट करने की एंट्री परचेजिंग कंपनी बनाती है, वेंडर कंपनी को कोई मतलब नहीं है। इफ एक्सपेंसेस ऑफ
If expenses of liquidation of vendor company are paid by purchasing company, then purchasing company's books the account debit is goodwill account, liquidation expenses account, vendor company account, जनरल रिजर्व account. ठीक है, तो देखिए आपको अगर परचेजिंग कंपनी वर्ड करके दिया हुआ है, इसका मतलब ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, तो गुडविल अकाउंट को डेबिट करो. समझ गए? अच्छा, अगर यहीं पर पूछ लेता अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है, इन दैट केस जनरल रिजर्व डेबिट हो जाता. लेकिन यहां पर हमको इसके क्वेश्चन से लग रहा है कि परचेजिंग कंपनी, तो परचेजिंग कंपनी मतलब जिसने बिजनेस को परचेज किया है. मर्जर में तो हम मानते ही नहीं कि परचेज है, तो इसलिए गुडविल को डेबिट करना है. ठीक है, ठीक है सर. अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व इज ओपन इन द बुक्स ऑफ द अमालगमेटेड कंपनी टू इनकॉर्पोरेट एसेट ऑफ द अमालगमेटिंग कंपनी, नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द अमालगमेटिंग कंपनी, स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द अमालगमेटिंग कंपनी. ये होता है, यानी अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट ओपन किया जाता है स्टैट्यूटरी रिजर्व को इनकॉर्पोरेट करने के लिए. ठीक है, तो ये हो गया. Amalgamation adjustment reserve is presented in the financial statement of the transferee company as other current asset, separate line item with a negative sign under the head reserve and surplus. यही है, separate line item with a negative sign under the head reserve and surplus. यही इसका आंसर है. अच्छा, a company into which the vendor company is merged is called, यानी ए कंपनी इनटू विच द वेंडर कंपनी इज मर्ज्ड इज कॉल्ड ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी, सेलिंग कंपनी, एक्वायरी कंपनी. तो उसको ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं. यानी परचेजिंग कंपनी पूछ रहा है, तो परचेजिंग कंपनी को हम ट्रांसफरी कंपनी बोलते हैं. इफ द परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, if the purchase consideration is more than the net asset of the transferor company, difference will be recorded as goodwill. अगर पीसी ज्यादा है तो गुडविल आएगा, तो गुडविल आंसर हो जाएगा आपका ये गुडविल अकाउंट. ये आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस हो गए. बताओ जी, ये बात क्लियर है सबको? जल्दी से फटाफट बताइए. ठीक है.